इन मतभेदों के साथ इन सब को जोड़कर एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जहां पर लीडर्स ने सोचा अब यहां से आगे बढ़ना अपने अपने देशों में, स्वतंत्र देशों में ही ठीक रहेगा। हम इस वीडियो में जानेंगे जो सोवियत यूनियन ने गलतियां की, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ, विघटन हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। परिणाम क्या है? ये परिणाम जैसे कि एक क्रिकेट मैच में किसी से कैच छूट जाता है तो वो तो एक गलती हुई, लेकिन उस गलती का परिणाम आता है जब जिसका छोड़ा है वो रन बना दे। मतलब ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। अब जैसे कि आपके एग्जाम दिया है आपने, कुछ क्वेश्चन गलत चले गए, गलती हो गई, उसका परिणाम रिजल्ट में आएगा। ऐसा भारत में भी हुआ था। बीच में भारत ने एजुकेशन से फोकस हटा लिया था, एजुकेशन पीछे छोड़ दी थी, तो परिणाम हुआ गुलामी आ गई, गुलाम बन गए। तो परिणाम जो आता है वो गलतियों से होकर आता है। सोवियत के विघटन का परिणाम पूरे विश्व की राजनीति पर पड़ा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही सुपर पावर थे। अब इसमें से एक ढह गया कुछ गलतियों से, अब जो उसकी विचारधारा, उसकी जो सोच थी वो भी ढह गई। अब पूरे विश्व पर इसने परिणाम डाला। पहला जो परिणाम हुआ वो हुआ कि कोल्ड वॉर रुक गई। कोल्ड वॉर जो चल रही थी, तू पीछे मैं आगे, जब एक पूरा ही पीछे हो गया तो दूसरा वाला आगे निकल गया, तो ये कॉम्पिटिशन नहीं रहा, इसलिए ये एंड हो गई। जब ये रेस खत्म हो गई तो हथियारों की रेस भी खत्म हुई, न्यूक्लियर की रेस भी खत्म हुई, और दिमागी जो विचारधारा की वो भी रेस खत्म हुई। और विचारधारा को तो पूरा शीत युद्ध ही निर्भर था, शीत युद्ध ही विचारधारा का युद्ध था। लेकिन बात यह है, क्या यह सच में खत्म हुआ? मेरे हिसाब से दोस्तों पर्दे के पीछे अभी भी चल रहा है। अगर खत्म हुआ होता तो यूक्रेन में क्यों पड़ जाते ये दोनों बीच में? भाई यूक्रेन तो बहाना था, यूक्रेन तो बहाना था। अमेरिका को यूक्रेन के बहाने रशिया को ठिकाने लगाना था, और रशिया को यूक्रेन के बहाने अमेरिका को सिखाना था। ये तो बहाने से आया, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे। कहने की बातें हैं कि ये खत्म हो गई, सिर्फ विचारधारा खत्म हुई है दोस्तों। अंदर की दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी अभी भी चल रही है। दूसरा जो प्रभाव पड़ा इनके पावर रिलेशन, इनके शक्ति संबंधों पर। वो कैसे? जब एक महाशक्ति, एक हाथी गिर गया तो दूसरा हाथी उपज गया। दूसरे हाथी ने क्या करा? अपनी विचारधारा फैलाई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उसकी आइडियोलॉजी जीत गई ना इनडायरेक्टली। अगर आपने एक सुपर पावर को हरा दिया, इट मींस योर आइडियोलॉजी आर बेस्ट। तो जब आपकी आइडियोलॉजी की डोमिनेंस होने लगी, आपने अपने इंस्टीट्यूशन भी डोमिनेट किए। कैसे इंस्टीट्यूशन? वर्ल्ड बैंक देख लो, IMF देख लो, पूरा कैपिटलिस्ट फैलाता है। अगर कोई इनसे लोन ले लेना तो आपकी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट बना के रख देंगे। ऐसे इन्होंने विचारधारा फैलाई। इन शक्ति संबंधों में दोस्तों दो भावनाएं थी। दुनिया में शक्ति दो तरीके से रह सकती थी। वो कैसे? एक वो जो ग्रुप बना ले, जो संघ बना के चले, वो शक्ति बन जाएगा। और ये ठीक बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कही है कि इस कलयुग में कोई प्रभावी नहीं है सिवाय संगठन के। आपके साथ लोग हों, आपका संगठन मजबूत हो, आप शक्तिशाली हैं। ठीक ऐसे ही ये यूरोपियन यूनियन वाले, बाल्टिक देश वाले, स्कैंडिनेविया वाले, IOC वाले, ठीक जी, मिडल ईस्ट वाले, इन संगठनों के साथ इन्होंने एक शक्ति का रूप लिया। लेकिन दूसरी संभावना यह भी थी कि जो अमेरिका है, एक वो तो सुपर पावर है, रशिया ही तो गिराया, USSR ही तो गिराया, वो उपज के आए, और वो आया भी। आजकल के समय में सबसे बड़ी पावर जो है वो दोस्तों अमेरिका ही है। अमेरिका ने अपना रूप नहीं छोड़ा। दुनिया में जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे पाकिस्तान, इराक ले लो, इजराइल भी इसने बनाया, और दोस्तों इसने चाहे सीरिया को बर्बाद भी इसने करा। सारी घटनाएं इससे जुड़ी हैं। अमेरिका का सिर्फ एक ही काम है, अंधेरा दिखा के टॉर्च बेचना, युद्ध दिखा के, शक्ति दिखाकर हथियार बेचना, यही उसका काम है। यूक्रेन में देख लो, ताइवान में देख लो, अफगानिस्तान में देख लो। भाई ताइवान को सप्लाई कर रहा है ना वो हेलीकॉप्टर्स की।
यूक्रेन में धड़ाधड़ उसने हथियार भेजे नहीं, तो वो फायदा उसका हो रहा है। हथियार तो उन्हें लग रहा है हथियार हमें मिल जाएंगे, हथियार से तबाही भी आपके देश में ही आएगी, अमेरिका को तबाही नहीं होगी। तो दोस्तों ये अमेरिका की रणनीति है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो रहा वो ये रहा कि नए देश बनाए गए। नए देश का मतलब न्यू आइडियोलॉजी, न्यू एस्पिरेशंस, न्यू चॉइसेस। पहले तो विश्व में 2 ही चॉइसेस थी, 2 ऑप्शन ओनली, यूएसएसआर, अमेरिका। अब नाम आ गया तो बाद में अलग बात है। अब एक और नई चॉइसेस आने लग गई कि आप अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, और पूरे विश्व को ही इसका साथ भी देना चाहिए। क्योंकि जो आप शांति की बात करते हैं ना, वो शांति आजादी में है। जो आप आजाद रहेंगे तो आप ऑलरेडी शांत रहेंगे, किसी सुपर पावर के अंडर आप शांत नहीं रह सकते। इसके साथ ही जो नए देश थे उनको अपनी पहचान चुनने का मौका मिला, उनको अपना पॉलिटिकल सिस्टम अलग बनाने का मौका मिला, उनको आर्थिक स्थिति मजबूत करने का मौका मिला, उनको है दोस्तों अपने इंटरेस्ट पर बात करने का मौका मिला। वरना तो एक ही इंटरेस्ट होता था, अमेरिका का क्या हित है हम वहां जाएंगे, यूएसएसआर का जो हित है हम वहां जाएंगे। ये इसके दोस्तों परिणाम रहे। ऐसे इसने पूरे विश्व पर प्रभाव डाला। भारत पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों, भारत पर गहरा और बड़ा प्रभाव पड़ा। जब 1991 में ये विघटन हो रहा था इसका, तो भारत आर्थिक संकट में था, इकोनॉमिक क्राइसिस। आप मानेंगे नहीं, भारत के पास 15 दिन का पैसा बचा था। अब वो 15 दिन का पैसा बचा था तो देश तो बिल्कुल डूबने वाला था। वो तो ठीक है, नरसिम्हा जी की सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, बहुत पढ़े हुए सुलझे व्यक्ति हैं, वो भले ही बोलते नहीं थे पर उनके पास बहुत गहरा ज्ञान है इकोनॉमिक का। वो गए आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, और जाकर सोना गिरवी रख के आए, 100 करोड़ रुपए लेके आए, और नई पॉलिसी बनाई गई एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसके बाद हमारी इकोनॉमी अच्छी हुई और हमारा देश इस संकट से बाहर आया। लेकिन आप कह सकते हैं आज की स्थितियां थोड़ी अलग हटके हैं। आज रशिया नहीं है अमेरिका के सामने, अमेरिका तो खड़ा है वहीं युद्ध के मैदान में, लेकिन रशिया नहीं है, उसकी जगह ले ली चाइना ने। किसने? चाइना ने। बस फर्क यह है, रशिया के पास, यूएसएसआर के पास इकोनॉमी नहीं थी और चाइना के पास इकोनॉमी है, चाहे कह लीजिए अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी है। और इन दोनों के बीच आगे जाकर कंपटीशन होने वाला है। आप तैयार रहिए दोस्तों इनकी न्यूज़ सुनने के लिए, और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद।